प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं महाजनपद एरा को। तो इसके पहले जो वीडियोस हमने करी है ऑलरेडी, उसमें एक वीडियो आपने अगर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, वैदिक सिविलाइजेशन की। तो जो महाजनपद एरा है, ये वैदिक सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद जो जस्ट उसके बाद का टाइम पीरियड है, उसको ही हम महाजनपद एरा कहते हैं। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं कि महाजनपद एरा क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस दौरान क्या क्या चेंजेस इंडिया में हुए। तो सबसे पहले तो आपसे कोई यही पूछ सकता है कि महाजनपद कहते किसे थे। तो देखो, 6th सेंचुरी के स्टार्ट होते होते, 6th सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रहा हूं, होते होते नॉर्थ इंडिया, खास करके जो गैंजेटिक प्लेन्स थे, यानी कि गंगा यमुना नदी के आसपास के जो इलाके थे, वहां पे ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े सेटलमेंट्स, यानी कि जहां पे इंसानी बस्तियां, बड़े बड़े शहर ऑलरेडी उभर के आ गए थे। देखो, इंडिया की हिस्ट्री कहां से स्टार्ट मानी जाती है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तो इंडस वैली में रहते थे और बहुत बड़े बड़े शहर तो नहीं बनाए थे उन्होंने। उसके बाद बारी आई आर्यन सिविलाइजेशन की या फिर वैदिक सिविलाइजेशन की। तो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग भी बेसिकली पंजाब, सप्त सिंधु वाले एरिया में रहते थे। उसके बाद का टाइम पीरियड है महाजनपद का। तो यही लोग, आर्यन सिविलाइजेशन के लोग, जो इंडस वैली वाले एरिया से निकल के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए थे। खास करके जो गैंजेटिक प्लेन्स होते हैं ना, वहां पे ये लोग फैल गए और इन लोगों ने बड़े बड़े शहर बसा लिए थे। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो थी उस वक्त की। तो ये जो बड़े बड़े शहर बसाए थे, ये किसने बसाए थे? ये इन्हीं आर्यन ट्राइब्स ने बसाए थे ना, आर्यन ट्राइब्स। तो शुरू के 500 सालों तक तो ये लोग इंडस वैली में रह रहे थे, जिसको कि हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद इन्हीं लोगों ने निकल के बाहर निकल गए ये लोग और बड़ी बड़ी बस्तियां बसाई। तो इन बस्तियों के मालिक आर्यन ट्राइब्स ही थे। तो इन आर्यन ट्राइब्स ने जो बस्तियां बसाई थी या बड़े बड़े शहर बसाए थे, उसका एक फीचर, कॉमन फीचर ये था कि इनका सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल होता था। जैसे अगर आज आप बात करोगे बच्चों, अगर आप बात करो, लेट्स से दिल्ली की आप बात करते हो, तो दिल्ली का कंट्रोल होता है ना, दिल्ली की गवर्नमेंट होती है ना, जो सारी चीजों का ध्यान रखती है। उसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, तो हर जगह की अपनी अपनी एक गवर्नमेंट होती है। तो वैसे ही ये जो शहर इन लोगों ने बसाए थे, उसका एक सेंट्रल पॉलिटिकल कंट्रोल होता था, यानी राजा होता था, राजा की चुनी हुई सरकार होती थी। तो पूरा जो शहर होता था वो एक ही राजा के अंडर होता था, एक ही देवी देवताओं की पूजा करता था, एक ही तरह का जीवन जीता था। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि होमोजीनियस सेटलमेंट हुआ करती थी। तो इस तरह के 22 हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड सेटलमेंट्स का जिक्र हमको मिलता है। कहां से मिलता है? क्योंकि देखो, ये जो आर्यन लोग थे, इन्होंने काफी सारी रिलीजियस टेक्स्ट लिखी हैं, रामायण लिखे हैं, महाभारत, वेद, उपनिषद, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं, सब तो इन लोगों ने ही लिखी है ना। तो उन्हीं बुक्स को पढ़ के हमको ये जानकारी मिलती है कि 22 इंपॉर्टेंट जनपद बना लिए थे इन लोगों ने। जनपद का मतलब आप समझ लो कि शहर, जन का मतलब होता था ट्राइब, ये सब हमने आर्यन सिविलाइजेशन में कवर कर लिया है। ट्राइब, पद का मतलब होता था रेसिडेंट या प्लेस, वो जगह जहां पे ये ट्राइब्स रहते हैं। तो जहां पे ये ट्राइब्स रहते थे, शुरुआत तो इन्होंने गांवों से की थी, फिर कई सारे छोटे छोटे गांवों को मिला के शहर बनाने लगे और अब शहर इतने बड़े हो गए कि महाजनपद बन गए। तो महाजनपद से पहले ये लोग जनपदों में रहते थे। तो जनपद छोटे शहर, महाजनपद यानी बड़े शहर। तो इस तरह के 22 छोटे छोटे शहरों का जिक्र हमको मिलता है। इन 22 छोटे छोटे शहरों को जनपद कहते थे। ठीक है बच्चों? तो क्या हुआ, 6th सेंचुरी के खत्म होते होते एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ इनकी सोसाइटी में, एक बहुत बड़ा चेंज आया। और वो चेंज क्या था? इन लोगों ने आयरन या फिर लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया बच्चों। तो देखो, अगर आप लोहे का इस्तेमाल करना सीखते हो तो आपको कई एडवांटेज मिल जाती हैं एज अ सोसाइटी। आप लोहे से हथियार बना सकते हो,
अगर लोहे के हथियार बनने लगेंगे तो फिर क्या होगा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा सकती हैं। जो राजा है वो उन हथियारों की मदद से लड़ाइयां जीत सकता है। छोटा राजा बड़ा राजा बन सकता है। जो जो राजा सिर्फ एक शहर को कंट्रोल कर सकता है वो हो सकता है कि अपने आसपास के 2-3 शहरों पे अटैक कर दे, क्योंकि अब उसके पास हथियार है। दूसरी वजह क्या है कि लोहे के इस्तेमाल से ना सिर्फ लड़ने के हथियार बल्कि खेती बाड़ी के भी औजार बनने लगे। अब इंसान का हाथ उतना काम नहीं कर सकता जितना कि लोहे के बने औजार, तो खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे से होने लगी। तो इन सब का नतीजा क्या निकला, जो राजा है वो और ताकतवर होने लगा। साथ ही साथ जो ये शहर बसे थे इनमें जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है बच्चों, जो खेती बाड़ी होती है, उसकी भी रफ्तार बढ़ गई। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बदलने लगी। लोग और अच्छे से लाइफ जीने लगे। ठीक है, तो इसीलिए छोटे छोटे शहर जो है वो साइज में बड़े होते गए। तो इन छोटे शहरों को क्या कहते थे, जनपद। जनपद यानी कि जहां पे सिर्फ एक तरह की ट्राइब रहती हो, जनपद। तो धीरे धीरे इन्हीं सब वजहों से ये जनपद बड़े होते गए। कितने जनपद थे बच्चों, तो 22 जनपद थे। अब बड़े होते होते ये इतने बड़े हो गए कि अब इनको महाजनपद कहा जाने लगा। महा मतलब होता है ग्रेट, बिग। तो जो 22 जनपद थे, देखो जैसे कि मान लो कि ये 2 छोटे जनपद हैं, मान लो जनपद 1, जनपद 2। तो अब अगर जनपद 1 का राजा जनपद 2 को लड़ाई में जीत के मिला ले तो छोटे जनपद बड़े जनपद बनने लगे ना। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो ये जो 22 जनपद थे ये 16 महाजनपदों में बदल गए। कोई जनपद दूसरे में मिल गया या जो भी वजह, 22 छोटे जनपद 16 बड़े महाजनपदों में बदल गए। तो ये मैप आप देख पा रहे हो बच्चों, तो ये उन्हीं 16 महाजनपद का मैप है। तो अगर आप बात करो, अगर आप टेक्निकली पूछो कि महाजनपद क्या था, तो अगर आज के इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो एक महाजनपद 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट के बराबर का एरिया हुआ करता था। जैसे आज हमारे लिए, हमारे इंडिया में करीब 700 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, तो वैसे ही 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो एरिया बनता है उतना ही बड़ा करीब हुआ करता था महाजनपद। तो आप ये याद रखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एंशिएंट इंडिया में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अगर कोई पूछता है कितने जनपद थे तो हम क्या कहेंगे, 22 जनपद थे। ठीक है, तो ये मैप आप देख सकते हो। तो इन्हीं 16 महाजनपद के बारे में हमको जो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। महाजनपद का मतलब क्या था, प्रैक्टिकली महाजनपद क्या हुआ करता था। तो महाजनपद एक तरह से एक ही ट्राइब, एक ही जैसे लोगों का एक शहर हुआ करता था। उस शहर का अपना एक राजा हुआ करता था, उसकी अपनी एक रूलिंग अथॉरिटी हुआ करती थी, सेंट्रल रूलिंग अथॉरिटी। यानी एक महाजनपद को गवर्न करने के लिए एक तरह से एक राजा का गवर्नमेंट हुआ करता था। एक तरह से ये एक किंगडम स्टेट हुआ करता था। अब इनके बारे में हमको इतनी डिटेल में कैसे पता चलता है, हम कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 22 ही जनपद थे, 16 ही महाजनपद थे। 22 थे, 23 क्यों नहीं, 16 थे, 15 क्यों नहीं, कैसे हम इतनी गारंटी के साथ कुछ भी कह सकते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं बच्चों कि देखो उस वक्त काफी सारे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए, तो उस वक्त के टेक्स्ट में बार बार इस चीज का जिक्र मिलता है कि हाँ 16 महाजनपद हैं। जैसे आज की कोई बुक लिखी जाएगी बच्चों, आज अगर कोई इंडिया के ऊपर कोई बुक लिखेगा तो वो आज की बात लिखेगा ना, कि आज इंडिया में कितने स्टेट्स है, इंडिया की कैपिटल क्या है। तो उस वक्त के लोगों ने जो बुक्स लिखे हैं उन बुक्स को पढ़ के हमको ये सारी चीजें डिटेल में पता चलती हैं। तो एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि ये 16 महाजनपद का जिक्र कहां मिलता है, तो आपको याद रखना है बच्चों, अंगुत्तर निकाय नाम की बुक है। तो अंगुत्तर निकाय एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। तो इस बुक में गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश वगैरह दिए, गौतम बुद्ध जो बुद्ध धर्म इन्होंने ही किया था ना, स्टैब्लिश किया था बुद्ध धर्म को। तो गौतम बुद्ध ने जो भी डिस्कोर्सेस दिए, जो भी उपदेश दिए, वो इस वाली बुक में रिकॉर्डेड है, अंगुत्तर निकाय में।
तो इसी अंगुत्तर निकाय में बार बार इस चीज का जिक्र मिलता है कि इंडिया जो है, उस वक्त का इंडिया 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो ये याद रखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स अंगुत्तर निकाय, और ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। तो हो क्या रहा था उस वक्त कि वैदिक सिविलाइजेशन धीरे धीरे समझो कि डिक्लाइन कर रहा था, और कुछ नए नए रिलीजन्स उभर के आ रहे थे, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इन रिलीजन्स ने भी अपनी कई सारी बुक्स लिखी हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने। तो हमको जो ज्यादातर जानकारियां इन 16 महाजनपद के बारे में मिलती है, या फिर हम ये भी जानते हैं कि उन महाजनपदों के राजाओं का क्या नाम था, उनकी कैपिटल कहां थी। तो ये सारी जानकारी हमको इन जो नए रिलीजन बने, बुद्धिस्ट और जैनिज्म, खास करके इनके द्वारा लिखी गई बुक्स से हमको जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि ये 16 महाजनपद कहां पे लोकेटेड थे। तो बच्चों, ये आप मैप देख लो, मैप देखोगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया के इलाकों में ज्यादातर महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद ऐसे भी थे जो आज इंडिया का हिस्सा नहीं है, जैसे कंबोज महाजनपद और गांधार महाजनपद। ये मैप आप देख रहे हो बच्चों। तो गांधार महाजनपद अगर आज के मैप की बात करो तो ये आज के मैप के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान में पड़ता है। वही हालत कंबोज महाजनपद की भी है। तो कंबोज महाजनपद भी का छोटा सा हिस्सा जो है कश्मीर में पड़ता है, और ज्यादातर हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये सारे जो एरियाज हैं उस वक्त इंडिया यानी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो बात करते हैं 16 महाजनपदों की। तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ महाजनपद जो आप देख पा रहे हो बच्चों मैप में, ये नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। और नॉर्थ इंडिया में भी कहां लोकेटेड है? तो गैंजेटिक प्लेन्स में, जहां से नदियां गुजरती हैं, गंगा नदी, यमुना नदी। तो बेसिकली नदी के किनारे इनको अपनी किंगडम बनानी होती थी। और एक ये महाजनपद आप देख रहे हो बच्चों, अस्माक महाजनपद। ये एकमात्र महाजनपद है जो साउथ इंडिया में है। ठीक, तो ये लिस्ट, ये 16 के 16 महाजनपद हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस आप अभी याद रख लो कि सबसे ज्यादा महाजनपद जो है आज के उत्तर प्रदेश, क्योंकि उस वक्त तो उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट था नहीं ना बच्चों। तो आज उत्तर प्रदेश के स्टेट में सबसे ज्यादा महाजनपद लोकेटेड है। 2 महाजनपद आज इंडिया के बाहर लोकेटेड है। एक महाजनपद जो है साउथ इंडिया में लोकेटेड है। बिहार में 3 महाजनपद लोकेटेड थे, सब हम डिटेल में कवर करेंगे। एक महाजनपद उज्जैन में था, एक महाजनपद जयपुर के पास था, एक महाजनपद दिल्ली एनसीआर के पास था। तो आओ इन 16 महाजनपद के बारे में हमें जो जो इंफॉर्मेशन पता चली, या कह लो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट को जो जो चीजें पता होनी चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इससे कम कुछ नहीं पढ़ना। तो अब पहली बात तो यही आती है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि छोटे छोटे शहर जो हैं वो बड़े बड़े महाजनपद में बदलते चले गए। तो आइए हम कुछ उन रीजंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली वजह तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की कि आयरन का यूज होना, यानी लोहे का इस्तेमाल होना। तो लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले अगर कहीं पे किया गया तो सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में किया गया। तो लेटर वैदिक पीरियड में भी कहां? तब किया गया जब ये लोग जो आर्यन ट्राइब्स थे, ये लोग इंडस वैली से निकल गए थे और नॉर्थ इंडिया में बसने की जगह ढूंढ रहे थे। तो जब ये लोग ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार वाले इलाके में बस गए तो वहां पे इनको लोहा मिलने लगा। बच्चों, आज आपको पता है ना कि लोहा, जमशेदपुर में काफी बड़ा लोहे की फैक्ट्री है, टाटा फैक्ट्री। झारखंड, ये सब मिनरल से भरे एरियाज है। तो वहीं पे जब ये लोग आके बस गए तो इन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल नया मेटल है। वो मेटल क्या था? वो मेटल था लोहा। ठीक, तो लोहा डिस्कवर करते ही इनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई। इन्होंने हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए, खेती बाड़ी के इक्विपमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये तो सबसे बड़ी वजह थी। तो जब खेती बाड़ी बिल्कुल अच्छे से होने लगी तो अब देखो, पहले क्या होता था कि लोग अनाज उपजाते थे, अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे और
काम पे लग जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इतना ज्यादा अनाज उपजाया जाने लगा कि जो लोगों की जरूरत से भी ज्यादा था। तो इससे क्या होगा, लोग प्रॉस्पेरस होने लगेंगे, लोगों में कह लो सोसाइटी में तरक्की होने लगेगी। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा अनाज अगर उपजेगा, देखो बच्चों इस बात को ध्यान से समझो, पहले 10 लोग खेती करते थे, 10 लोग खेती करते थे और 10 लोग जो भी अनाज होता था वो 10 लोग खा पी के सो जाते थे। अब क्या है, 10 लोग खेती करके इतना अनाज उपजाते हैं कि जिसमें 50 लोगों को खिलाया जा सके। तो 2-4 लोग क्या है, कुछ और काम करने लगेंगे, खेती के बजाय सेना में जाके ज्वाइन करने लगेंगे, राजा की सेना बनने लगेगी। तो इसी तरह के बदलाव होने से राजा का बहुत फायदा हुआ, राजा को टैक्स भी ज्यादा मिलने लगा और लोग भी ज्यादा होने लगे कि हर किसी को खेती ही करना हो, इसकी अब जरूरत रह नहीं गई। तो लोहा का पाया जाना जो है सबसे बड़ा वजह आप कह सकते हो। अब इन महाजनपद को अलग से क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, हम क्यों इनको महाजनपद मानते हैं और बाकी जगह को जो छोटे छोटे गांव का ही दर्जा मिला रहा। तो महाजनपद के कुछ फीचर्स होते थे जो इनको महाजनपद का दर्जा दिलाते थे। 16 ही महाजनपद हैं। क्यों? क्योंकि महाजनपद होने का कोई खास मतलब होता था, वो कुछ खास फीचर्स होते थे। तो महाजनपद जो है अपने आप में एक किंगडम स्टेट हुआ करते थे, जो अगर आज की बात करें तो रफली 3 या 4 जिलों के इतना बड़ा इनके पास एरिया हुआ करता था और हर महाजनपद का अपना एक राजा हुआ करता था। ये एक मस्ट फीचर है, ये होना बहुत जरूरी था। कुछ महाजनपदों में राजा के साथ साथ एक और पॉलिटिकल यूनिट हुआ करती थी। राजा तो हर महाजनपद में होना जरूरी था, लेकिन कुछ महाजनपदों में राजा को कंट्रोल करने के लिए या फिर राजा को एडवाइस देने के लिए ग्रुप्स होते थे। जो ग्रुप समाज के या सोसाइटी के जो सबसे इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनका ग्रुप होता था। वो ग्रुप्स कहलाते थे गण या संघ। तो ये जो पूरा ग्रुप था, ये पूरा ग्रुप मिलके पावर एंजॉय करता था। जो राजा होता था वो इस ग्रुप की बात मानता था। तो जो एक्चुअल पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी वो इसी ग्रुप के पास हुआ करती थी, गण और संघ। ठीक है, और जो राजा हुआ करता था उसको राजन या फिर राजा के नाम से बुलाया जाता था। हर महाजनपद का अपना एक कैपिटल यानी राजधानी हुआ करती थी। कुछ कुछ महाजनपदों की एक से ज्यादा राजधानी होती थी, लेकिन राजधानी होना मस्ट था। राजधानी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? राजधानी बेसिकली वो जगह होती थी जहां राजा रहता था। राजा जो है किसी एक ही जगह रह सकता है ना, वो हर जगह तो घर बनाएगा नहीं। तो जहां राजा रहता था, राजा से बन गया राजधानी। ठीक है, तो ये राजधानी जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होती थी। तो जिस जगह पे राजा रहता था उसके चारों तरफ बड़े बड़े दीवार, दरवाजे, पूरा सिक्योरिटी एपरेटस बना दिया जाता था। तो अब जब राजा होने लगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी, लोहा मिल गया, हथियार बनने लगे, तो धीरे धीरे राजा जो है वो बड़ी बड़ी सेनाएं रखने लगे, आर्मीज उन्होंने मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी। साथ ही कई सारे मिनिस्टर्स वगैरह रख के अपनी एक प्रॉपर गवर्नमेंट की सेटअप इन लोगों ने बना ली। तो ये कुछ फीचर्स होते थे जो हर महाजनपद में पाए गए, और ये सारी जानकारी हमको बुद्धिस्ट और जैन जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको पढ़ के प्राप्त होती है। अब ये राजा हैं, इनकी आर्मी है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? उनका खर्चा उठाने के लिए राजा जो है अपनी जनता से टैक्स वसूलते थे। अब ये टैक्स कौन देता है? जो आम पब्लिक है वो खेती बाड़ी करती थी, उनमें से कुछ लोग बिजनेस वगैरह करते थे। तो ये सारे लोग अपने कमाई का एक छोटा सा हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में दिया करते थे। ठीक है, अब इस सोसाइटी का एक मानना था कि जो राजा है वो कोई क्षत्रिय ही बन सकता है। तो देखो, जैसा कि हमने वैदिक सिविलाइजेशन वाली वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो सोसाइटी थी वो 4 हिस्सों में बटी हुई थी। एक ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो इसमें क्षत्रिय जो क्लास थी, जो सोसाइटी का क्षत्रिय वाला हिस्सा था, इसी में से कोई राजा बनेगा। ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता, शूद्र राजा नहीं बन सकता। यानी हर वर्ण या हर कास्ट का अपना प्रोफेशन या उसके रोल को डिफाइन कर दिया गया था। तो राजा या क्षत्रिय जो सोसाइटी का जो क्लैन हुआ करती थी, क्षत्रिय क्लैन,
उनके रोल्स पहले से ही डिसाइडेड थे कि जब आप बड़े होगे तो आप में से ही कोई राजा बनेगा या आप में से ही कोई मिनिस्टर वगैरह बनेगा। तो सब कुछ वेल डिफाइंड था। तो अब इन 16 महाजनपद की डिटेल में हम जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, जितने भी फैक्ट्स यहां पे हमने नोट कर रखे हैं, सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद जरूर रखने हैं। हमने कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड नहीं किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए एक एक करके हम सारे 16 महाजनपद की डिटेल्स लेते हैं। 16 में से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद अगर कोई था तो वो था मगध। तो इस महाजनपद ने क्या किया, धीरे धीरे 16 में से कई सारे महाजनपद पे कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले मगध के बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आज के डेट की बात की जाए, आज के मैप की अगर आप बात करो, तो पटना और गया नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आज बिहार में पड़ते हैं। तो इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट को पुराने जमाने में मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो मगध महाजनपद की सबसे पहली कैपिटल थी गिरिव्रज। इस गिरिव्रज को आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए बच्चों, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है ऑप्शन कि मगध की कैपिटल क्या थी। गिरिव्रज भी आ सकता है, राजगीर भी आ सकता है। गिर का मतलब होता है बच्चों बेसिकली पहाड़, हिल। ठीक, तो एक पहाड़ पे बसाया गया कैपिटल था इनका। तो सबसे पहला कैपिटल भले ही गिरिव्रज या राजगीर था, बाद में मगध महाजनपद की कैपिटल शिफ्ट होके पाटलिपुत्र बन गई। तो इसी पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो पटना पुराने जमाने का पाटलिपुत्र है, ये आप याद रखोगे। अब बच्चों देखो, ये जो महाजनपद हैं, 16 के 16 महाजनपद, यहां 2 तरह की गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। या तो मोनार्की हुआ करती थी। मोनार्की का मतलब होता है कि एक अकेला राजा, और वो बिना राजा के ऊपर कोई नहीं, राजा के बराबर कोई नहीं। हाँ, राजा के अंडर सब हैं, राजा के अंडर सैनिक हैं, सेनापति है, बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट सेटअप होता है उसको कहते हैं मोनार्की। राजा को मोनार्क भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम हुआ करता था रिपब्लिक का, यानी कि राजा है, कोई एक राजा तो जरूर है, लेकिन राजा सारे फैसले खुद से नहीं ले सकता। उसको जो है पब्लिक से डिस्कशन करनी होगी। जो एक ग्रुप बनेगा पब्लिक में से, कुछ गिने चुने लोगों की असेंबली बनेगी, वो हमेशा राजा पे कंट्रोल रखेगी। तो बेसिकली 2 तरह के गवर्नमेंट्स होते थे। तो बात करें अगर मगध की, तो मगध में मोनार्की हुआ करती थी, यानी राजा का कंट्रोल हुआ करता था। तो देखो, मगध के बारे में हमको कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं उस वक्त के बुक्स वगैरह को पढ़ के, और ये फैक्ट्स बार बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए। तो हम महाजनपद पढ़ेंगे और उनके बारे में क्या फैक्ट्स हमको आज पता है वो भी पढ़ेंगे। तो मगध महाजनपद के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता चल चुकी हैं ऑलरेडी, कि इसको सबसे पहले बसाया था बृहद्रथ नाम के एक राजा ने। तो मगध महाजनपद को किसने एस्टेब्लिश किया, तो बृहद्रथ ने किया। ये हमको माइथोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है, जो उस वक्त के रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह से। इसके कोई सिक्के वगैरह या ऐसा कुछ महल वगैरह हमको नहीं मिलता है, लेकिन वेद और पुराण को पढ़ के हमको पता चलता है कि हाँ, बृहद्रथ नाम का राजा था, उसने ही मगध महाजनपद को बसाया। बिंबिसार इसी महाजनपद में पैदा हुआ पहला राजा है जिसके बारे में हम हिस्टोरिकली जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि बिंबिसार के बनाए सिक्के, बिंबिसार का महल, इस तरह की चीजें हमको आज मिली हैं, इसलिए बिंबिसार एग्जिस्ट करता था, इसमें कोई शक नहीं है। बिंबिसार को इसलिए पहला हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड रूलर माना जाता है मगध का। अब ये मगध महाजनपद जो है, ये बाकी सारे महाजनपदों में से सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल महाजनपद था। तो मगध के जो राजा हुआ करते थे ना, अब मगध की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसको एक के बाद एक बहुत पावरफुल और बहुत ही एम्बिशियस राजा मिले। तो मगध महाजनपद ने क्या किया, धीरे धीरे अपने आस पड़ोस के सारे महाजनपदों को कब्जे में कर लिया, उन पे कंट्रोल कर लिया और खुद सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा महाजनपद बन गया। तो ये मगध महाजनपद की कहानी। तो ये जो मगध महाजनपद है, ये धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि पूरा नॉर्थ इंडिया मगध महाजनपद के ही कंट्रोल में आ गया।
तो अगर आज आप बात करोगे कि उस वक्त के इंडिया की, खास करके उस वक्त के नॉर्थ इंडिया की, तो आप मगध महाजनपद की ही बात कर रहे होगे, ठीक है ना। तो अगर हम उस वक्त के इंडिया की हिस्ट्री समझना चाहते हैं तो बेसिकली हमको मगध महाजनपद की हिस्ट्री समझनी होगी। तो पूरे नॉर्थ इंडिया का जो कंट्रोल था 6th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक, यानी लगभग 1100-1200 साल तक पूरा जो नॉर्थ इंडिया है वो मगध के कंट्रोल में था, ठीक। और जो कैपिटल थी उस वक्त के नॉर्थ इंडिया की वो पाटलिपुत्र को माना जाता था। बाद में जब मगध महाजनपद कमजोर हुआ तो कैपिटल पाटलिपुत्र से शिफ्ट हो गया उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। तो ये ऐसे धीरे धीरे करके जो है इंडियन हिस्ट्री आगे बढ़ी। तो अभी तक तो हमने मगध महाजनपद के बारे में समझा। मगध महाजनपद के पड़ोस में ही दूसरा महाजनपद था, उसका नाम था अंग। तो अगर हम आज के मैप की बात करें बच्चों, तो आज बिहार का भागलपुर और मुंगेर नाम की जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उस वक्त अंग महाजनपद का हिस्सा हुआ करती थी। अंग महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी चंपा। तो चंपा एक शहर था और चंपा नाम की एक नदी भी थी जो कि अंग महाजनपद के बीचों बीच होके गुजरती थी। अब ये किस टाइप की सोसाइटी थी बच्चों, तो ये भी एक मोनार्की ही थी। मोनार्की मतलब एक राजा यहाँ पे रूल करता था और राजा को कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं, कोई उसके पर सभा या समिति जैसी कोई चीज नहीं थी। अब अंग महाजनपद के बारे में हमको क्या चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, वो हम देख लेते हैं। अंग जनपद का जिक्र सबसे पहली बार तब आता है जब बिंबिसार नाम का एक राजा, ये बिंबिसार बाद में चल के मगध महाजनपद के का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर बना। तो बिंबिसार जब एक छोटा सा बच्चा था, 14 या 15 साल का था, तब इसके फादर ने इसको अंग को जीतने के लिए भेजा। तो बिंबिसार कौन था, तो ये मगध का राजकुमार था। तो इसके फादर ने इसको अंग जीतने के लिए भेजा था, अंग महाजनपद को। बिंबिसार ने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हरा के उसको मार दिया था और मगध को, अंग को जो है मगध में मिला लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मगध महाजनपद के राजाओं की ये आदत रही या ये टेंडेंसी रही कि वो दूसरे महाजनपदों को एक एक करके खुद में मिलाते चले गए। तो अंग महाजनपद की कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई। 16 में से एक महाजनपद तो जाके मगध में मिल गया। तो अंग महाजनपद का कौन था राजा, ब्रह्मदत्त। इसको किसने मारा, बिंबिसार। ये आप याद रखोगे। अंग महाजनपद में ही जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर, तो देखो जैन धर्म के जितने भी रिलीजियस टीचर्स हुए बच्चों, उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे, उनका नाम भगवान वासु पूज्य है। उनका जन्म यही चंपा में हुआ था। तो चंपा क्या है, तो वो अंग की कैपिटल सिटी है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम तीसरे महाजनपद की बात करते हैं। तीसरा महाजनपद वज्जी। तो ये भी मगध और अंग की तरफ बिहार में ही था। तो बिहार में कुल मिला के 3 महाजनपद, सबसे ज्यादा महाजनपद यूपी में देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं वज्जी महाजनपद की। तो आज के इंडिया के अकॉर्डिंग जो बिहार का वैशाली नाम का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो वैशाली नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। तो यही वज्जी महाजनपद कहलाता था पहले। तो इस वज्जी महाजनपद की कैपिटल थी वैशाली। आज वैशाली को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा प्राप्त है। तो ये किस तरह की सोसाइटी थी, तो वज्जी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो वज्जी की जो सोसाइटी थी वो 8 अलग अलग ट्राइब्स से बनी हुई थी। तो इन 8 ट्राइब में से 3 ट्राइब सबसे प्रोमिनेंट थी। उनमें से एक थी वज्जी, एक थी लिच्छवी और एक थी विदेह। तो सबसे पावरफुल ट्राइब अगर कोई थी तो वो वज्जी ट्राइब ही थी, ठीक। इसलिए इसको हम वज्जी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ट्राइब जो थी, मतलब संख्या में सबसे बड़ी अगर कोई ट्राइब थी तो वो थी लिच्छवी ट्राइब। तो इसी देखो हर ट्राइब का अपना एक राजा होता था और हर ट्राइब का अपना एक कैपिटल होता था। तो ऐसे 8 ट्राइब्स ने मिलके खुद को एक महाजनपद बना लिया था। वो महाजनपद है वज्जी। इसका ये मतलब नहीं कि ट्राइब की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो गई थी, नहीं हुई थी।
तो ऐसे ही ट्राइब्स थे वज्जी। वज्जी ताकतवर थे, लिच्छवी संख्या में बहुत ज्यादा थे। तो लिच्छवी की कैपिटल हुआ करती थी वैशाली। तो जो लिच्छवी की कैपिटल थी वो पूरे महाजनपद का भी कैपिटल थी। ठीक, तो ये जो है ये मोनार्की तो नहीं है ना, इसका एक राजा तो नहीं है ना, तो इसको बोला गया, वैशाली को बोलते हैं दुनिया की पहली डेमोक्रेसी। ये दुनिया की पहली डेमोक्रेसी है। ये 8 राजा मिलके, या कह लो कि 8 ट्राइब मिलके जॉइंट फैसले लिया करते थे। पूरे महाजनपद का फैसला 8 ट्राइब मिलके लेती थी, इसलिए ये डेमोक्रेसी है दुनिया की। तो हमको कह लो कि वज्जी या लिच्छवी के बारे में क्या पता होना चाहिए वो हम देख लें। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, उनका जन्म लिच्छवी ट्राइब में ही हुआ था। तो लिच्छवी में ही उनका जन्म हुआ, ये आप याद रखोगे। वो 24वें महातीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म में 24 टीचर्स हुए हैं। तो 24 जो टीचर्स हैं, तो उसको टीचर ना बोल के तीर्थंकर बोला गया। तो जो 24वें और सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है वर्धमान महावीर, वो इसी वज्जी महाजनपद में पैदा हुए। और दूसरी क्या फैक्ट हमको पता है इस महाजनपद के बारे में, कि अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का बेटा था, उसने इस महाजनपद को अटैक किया, वैशाली को जीता और मगध में मिला लिया। तो जैसा कि आप जानते हो कि मगध के राजा जब भी उनको मौका मिलता था, महाजनपद दूसरे महाजनपद पे अटैक करके उनको मर्ज करा लिया करते थे। तो बिंबिसार ने अंग को मर्ज कराया था, अंग को जीत के महाजनपद का हिस्सा बनाया था। उसका बेटा अजात शत्रु, उसने वैशाली को जीता था। एक इंटरेस्टिंग बात कि इस महाजनपद में सबसे ज्यादा बार सरमन्स हुए महावीर और गौतम बुद्ध के। ठीक, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर जो है ये बेसिकली उस वक्त, या ये कह लो कि जो आज हम महाजनपद की कहानी जानते हैं वो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के माध्यम से ही जानते हैं। तो जिस टेक्स्ट से हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, उन्हीं रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ के हमको उस वक्त के राजा, उस वक्त के जो डेमोक्रेसी वगैरह चीजें हैं, इन सब का जिक्र मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे प्रवचन वगैरह दिए तो वैशाली में ही दिए, क्योंकि वैशाली एक काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था। अब बात करते हैं चौथे महाजनपद की, कौशल। तो अगर आज के मैप की बात करो तो ये आज के उत्तर प्रदेश के अवध रीजन में पड़ता है। तो अवध रीजन किसको बोलेंगे? तो फैजाबाद, यानी लखनऊ के पास फैजाबाद, लखनऊ, बहराइच और गोंडा, तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट को रफली उस वक्त ये कौशल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक नॉर्थ कौशल, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। एक साउथ कौशल, उसकी राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या जहां भगवान राम का जन्म हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महाजनपद में हुआ? तो कौशल महाजनपद में हुआ था भगवान राम का जन्म। तो ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो ये मोनार्की थी, यानी कि यहाँ का एक राजा हुआ करता था, सुप्रीम लीडर। अब इस महाजनपद के बारे में हमको क्या चीजें पता होनी चाहिए? तो इससे तो आप याद रखोगे ना कि अयोध्या जो है इसी महाजनपद, कौशल महाजनपद का ही हिस्सा था। तो अयोध्या से कौन सी नदी होके गुजरती है? सरयू नदी होके गुजरती है। तो इसी सरयू नदी, यही सरयू नदी जो है कौशल महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी, नॉर्थ कौशल और साउथ कौशल। इसलिए 2 राजधानियां हैं इसकी। तो कौशल का जो है, कौशल की काशी के साथ लड़ाई चलती थी। तो कुछ सालों की लड़ाई के बाद कौशल महाजनपद ने काशी महाजनपद को खुद में मर्ज करा लिया, कैप्चर करके मर्ज करा लिया। ठीक है, बुद्ध और महावीर जब इस धरती पे थे, देखो गौतम बुद्ध और महावीर जो है दोनों लगभग एक ही वक्त पे इस धरती पे जन्मे थे। बड़े थे महावीर, कुछ सालों से छोटे थे गौतम बुद्ध, शायद 15-20 साल का अंतर था दोनों में। कुछ कॉन्क्रीटली हम कह नहीं सकते, बट जो भी है दोनों एक ही वक्त धरती पे मौजूद थे। कई ऐसे राजा थे जो गौतम बुद्ध से भी मिले और महावीर से भी मिले। खैर जो भी हो, तो गौतम बुद्ध और महावीर जब इस धरती पे घूम घूम के अपने प्रवचन दे रहे थे, उस वक्त कौशल महाजनपद का राजा था पसेंडी। इन सब का जिक्र हमको इन्हीं रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ के मिलता है। पसेंडी या फिर
प्रसेनजीत। तो इसी प्रसेनजीत ने काशी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये था तो कौशल का राजा, लेकिन कौशल ने काशी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो प्रसेनजीत की एक बहन थी, उसका नाम था महाकोशला देवी। कोशला, कौशल की महारानी या राजकुमारी कह लो। तो प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला देवी की शादी बिंबिसार से कराई थी। बिंबिसार कौन था? तो ये मगध का राजा था। और ये जो काशी प्रसेनजीत ने कैप्चर कर ली थी, ये दहेज के रूप में अपने जीजा बिंबिसार को गिफ्ट कर दी, क्योंकि बिंबिसार की शादी हुई थी उसकी बहन महाकोशला के साथ। तो अब देखो, मगध को जो है कौशल को जीतने की जरूरत नहीं है, दोनों में रिश्तेदारी हो गई है। तो इस तरह आप पॉलिटिक्स समझो कि एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती थी। तो उसमें शादी एक एक महाजनपद वाले दूसरे महाजनपद के राजाओं के साथ रिश्तेदारी भी कर लिया करते थे। ठीक है, तो अब जो काशी है, जो पहले एक महाजनपद हुआ करती थी जिसको कि कौशल ने जीत लिया, अब वो दे दिया है दहेज के रूप में। किसको दे दिया है? तो बिंबिसार को दे दिया है। तो बिंबिसार मगध का राजा है, तो आप कह सकते हो कि मगध डायनेस्टी वालों के हाथ में अब काशी भी लग गया। काशी को आज हम बनारस के नाम से जानते हैं, वाराणसी आज का। लेकिन क्या हुआ कि बिंबिसार जब बूढ़ा हो गया तो बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने जेल में बंद कर दिया और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके लिए अजातशत्रु को रिस्पॉन्सिबल माना गया कि देखो बेटे ने अपने बाप को मार दिया। तो ये चीज जो है प्रसेनजीत को अच्छी नहीं लगी। क्यों लगेगी अच्छी? उसके तो जीजा जी थे ना, तो जीजा जी को उसके बेटे अजातशत्रु ने मार दिया। तो इस प्रसेनजीत ने क्या किया था? इसने दहेज में काशी गिफ्ट की थी ना, तो अब ये बोलता है कि तुमने मेरे जीजा को ही मार दिया, तो अब तो काशी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो ये अजातशत्रु को चैलेंज करता है कि तुम काशी मुझे वापस कर दो। तो अजातशत्रु कहता है कि नहीं वापस करूंगा, मुझे लड़ना पड़े तुमसे तो लड़ूंगा। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है और अजातशत्रु जीत जाता है। यानी कि आप देख रहे हो कि सबसे ताकतवर अगर कोई महाजनपद है तो वो मगध ही है। मगध महाजनपद के दो राजाओं का जिक्र अभी तक मैंने कर दिया है, एक बिंबिसार, दूसरा उसका बेटा अजातशत्रु। तो देखो, प्रसेनजीत तो जीत नहीं पाया अजातशत्रु के खिलाफ, तो बाद में मगध वालों ने कौशल को भी खुद में ही मर्ज कर लिया। तो अभी तक देख रहे हो कुछ महाजनपद का एग्जिस्टेंस मगध ने खत्म कर दिया, अंग को मर्ज करा लिया खुद में। काशी तो खैर दहेज में ही मिल गई इनको, और अब कौशल को भी मर्ज करा दिया है। अब आगे देखते हैं काशी महाजनपद, ये तो हमने देख ही लिया, पर इसकी लोकेशन वगैरह आप जान लो। तो काशी वाराणसी का ही दूसरा नाम है, और वाराणसी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये धरती पे बसा हुआ सबसे प्राचीन शहर है। यानी कि एक बार बसा, उसके बाद इसको किसी ने उजाड़ा नहीं। कुछ शहर ऐसे होते हैं ना बच्चों, जैसे कि मान लो दिल्ली, तो दिल्ली कई बार बसी और कई बार उजाड़ी गई, कोई आक्रमण करता था, दिल्ली को नष्ट कर देता था। तो वैसे ही वाराणसी जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टाउन माना जाता है। तो इसकी कैपिटल सिटी क्या थी? तो काशी या फिर वाराणसी, इसको दो अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो काशी की कैपिटल काशी ही थी। किस टाइप की सोसाइटी थी ये? तो मोनार्की, यानी एक राजा रूल करता था यहां पे। अब काशी के बारे में क्या फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि जब मगध धीरे धीरे ताकतवर हुआ और एक के बाद उसने सारे महाजनपद पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन मगध से पहले काशी सबसे ताकतवर और सबसे पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट किंगडम हुआ करता था। मगध तो बाद में ताकतवर बना और बाद में काशी भी जो है वो मगध के ही हिस्से चला गया, लेकिन काशी सबसे पहले ताकतवर था। धीरे धीरे काशी कमजोर हो गया और मगध ताकतवर होता चला गया। तो काशी की लड़ाई हमेशा अंग, कौशल और मगध महाजनपद से हुआ करती थी। बाद में कौशल ने इसको जीत लिया काशी को, और मगध वालों को दहेज में दे दिया, जो कि हमने देख ही लिया। काशी कॉटन, यानी कि कॉटन के जो क्लोथ्स होते थे वहां काशी में बनाए जाते थे काफी बड़ी मात्रा में और एक्सपोर्ट किए जाते थे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 16 में से किस महाजनपद को कॉटन फैक्ट्री भी बोला जाता था या जो कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए फेमस था? तो वो काशी ही था। काशी को
कौशल महाजनपद वालों ने हराया था, कैप्चर कर लिया था, हमने देखा। बाद में कौशल के राजा प्रसेनजीत ने इसको डावरी में दे दिया था मगध के राजा बिंबिसार को। क्यों दिया था? क्योंकि प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी की शादी हुई थी बिंबिसार से। अब बात करते हैं छठे महाजनपद की, कुरु महाजनपद। तो इसी कुरु, देखो कुरु महाजनपद याद रखने के लिए आपको एक चीज बताता हूं। आपने कुरुक्षेत्र का नाम तो सुना होगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो कुरु महाजनपद की लोकेशन बेसिकली वहीं पे थी, जो आज का थानेसर एरिया है हरियाणा का। तो हरियाणा का कुछ एरिया, साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्से और मेरठ के कुछ हिस्से। तो इनका जो मेन लोकेशन था बच्चों, वो आप कह लो कि दिल्ली एनसीआर, जो आज का हमारा दिल्ली एनसीआर है। इसलिए ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है कि दिल्ली एनसीआर किस महाजनपद से करस्पॉन्ड करती है? तो कुरु महाजनपद से। इनकी जो कैपिटल सिटी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो आज के दिल्ली के काफी नजदीक पड़ता है। और ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो ये भी मोनार्कियल थे, यानी कि यहां भी एक राजा का राज था। तो इसके बारे में हमको क्या बातें पता होनी चाहिए कि कुरु जो है, जो लेटर वैदिक एज है, लेटर वैदिक एज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुरु महाजनपद को ही कहा गया है। मगर धीरे धीरे जो है कुरु महाजनपद की ताकत कम होती चली गई, क्योंकि कुरु महाजनपद में जो है हिंदुइज्म की जगह बुद्धिज्म ने जोर पकड़ लिया। बात करते हैं अगले महाजनपद की, जिसका नाम है वत्स या फिर वाम्स। तो ये महाजनपद आज के मॉडर्न डे इलाहाबाद के आसपास पड़ती है और इसकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी कौशांबी। इलाहाबाद के पास ही कौशांबी नाम का एक शहर था। और ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो ये भी एक मोनार्की थी, यानी यहां भी एक राजा का ही राज था। अब इसके बारे में हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? ये जो वत्स महाजनपद है, ये बेसिकली कुरु महाजनपद से अलग होके बना था। ठीक है, तो कुरु महाजनपद जैसा कि हमने देखा ही कि दिल्ली एनसीआर के पास वाला एरिया था, मेरठ तक फैला हुआ था, हरियाणा से लेके मेरठ तक फैला था। तो उसी महाजनपद से अलग होके एक नया महाजनपद बना था, उसका नाम था वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद में काफी बड़े बड़े और बिजनेसमैन, काफी वेल्दी मर्चेंट्स वगैरह रहते थे, ऐसा हमको पता चलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये बात लिखी गई है। तो जिस वक्त गौतम बुद्ध इस धरती पे जीवित थे, उस वक्त यहाँ का राजा था उदयन। देखो, गौतम बुद्ध के जन्म के आसपास ही बुद्धिस्ट लिटरेचर्स लिखी गई हैं। उन लिटरेचर में ही उस वक्त के राजाओं का भी जिक्र मिलता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है ना, पूरे नॉर्थ इंडिया में घूम घूम के प्रवचन वगैरह देते थे। तो अलग अलग राजाओं से उनका मिलना होता था, इसलिए हमको राजाओं के नाम भी पता है। तो गौतम बुद्ध जब समझ लो कि वत्स महाजनपद गए थे, तो उस वक्त राजा था उदयन। तो उदयन मिला था गौतम बुद्ध से, इसका जिक्र है। उदयन एक और चीज के लिए इंडियन हिस्ट्री में फेमस है कि उदयन और जो उज्जैन की राजकुमारी थी, उज्जैन खुद एक महाजनपद था। तो उज्जैन में एक बहुत ही समझ लो कि ताकतवर और क्रूअल राजा हुआ। तो उसी की बेटी थी वासवदत्ता। आगे हम उज्जैन महाजनपद को भी डिस्कस करेंगे। तो उज्जैन की राजकुमारी वासवदत्ता उदयन से प्यार करती थी। और ये जो लव स्टोरी है, ये कई अलग रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन्ड है। तो इसी लव अफेयर के चलते, उदयन और वासवदत्ता के बीच जो लव अफेयर था, इसके चलते उज्जैन के राजा से इसकी लड़ाई भी हुई थी। उज्जैन का राजा था चंड प्रद्योत। चंड का मतलब होता है दुष्ट, क्रूअल। तो बेसिकली उसका नाम प्रद्योत ही था। ये लोग उसको चंद प्रद्योत बुलाते थे। यानी बुक्स में अगर इसका नाम चंड प्रद्योत लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी क्रूअल राजा था। तो ये जो लव स्टोरी है उदयन और वासवदत्ता की, ये कई अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन्ड है। आप ये नाम याद रख लो। एक बुक है स्वप्न वासवदत्ता। तो वासवदत्ता तो उसी राजकुमारी का नाम है। तो ये लिखा है संस्कृत के बहुत बड़े नाटककार भास ने। ठीक। और दूसरी बुक जहां पे आपको ये जानकारी मिलती है वो है रत्नावली
और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन नाम के राजा ने लिखी है। तो हर्षवर्धन एक बहुत बड़े या कह लो कि लास्ट मेजर हिंदू रूलर हुए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के, उन्होंने भी जिक्र किया है उदयन का। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि स्वप्न वासवदत्ता किन दो महाजनपदों की कहानी है। तो किन दो महाजनपदों की कहानी होगी, आप अपना दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले तो वत्स महाजनपद की कहानी होगी, दूसरा उज्जैन महाजनपद की कहानी होगी, क्योंकि एक लव स्टोरी है ये। तो वत्स महाजनपद का राजा, उज्जैन महाजनपद की राजकुमारी, इन दोनों की कहानी है ये। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। 8वां महाजनपद सूरसेन। तो अगर आज के मॉडर्न इंडिया की बात करो तो ये महाजनपद आज के ब्रज एरिया में स्टैब्लिश्ड किया गया था। यानी ब्रज एरिया किसको कहते हैं? मथुरा से लेके ग्वालियर, आगरा, ये जो सारे एरियाज हैं। तो मथुरा, ग्वालियर, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था ये। इसकी कैपिटल थी मथुरा। और ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो ये भी एक मोनार्की थी, यानी कि यहां भी एक राजा का ही रूल था। तो हमको सूरसेन के बारे में क्या क्या फैक्ट्स पता चलते हैं बुक्स पढ़ने से? तो अवंती पुत्र नाम के एक राजा का जिक्र मिलता है। यानी कि जब गौतम बुद्ध यहां गए थे, मथुरा गए होंगे, तो उस वक्त यहां पे अवंती पुत्र नाम का राजा राज कर रहा था। सूरसेन एकमात्र ऐसा महाजनपद है जिसके बारे में गौतम बुद्ध को कुछ बातें चुभ गई। गौतम बुद्ध को इस महाजनपद के बारे में कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने इस महाजनपद के बारे में कहा था कि ये सिटी में गंदगी बहुत ज्यादा है, चारों तरफ धूल ही धूल है, सड़कों पे चारों तरफ कुत्ते घूमते रहते हैं, और साथ ही साथ इस महाजनपद के लोग जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, जो कि भिक्षा मांग के ही अपना जीवन चलाते थे, तो उनको कोई भी दान दक्षिणा नहीं देते थे सूरसेन के लोग। तो बच्चों एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश में पूछा गया था कि किस महाजनपद के बारे में गौतम बुद्ध ने एवर्स यानी कि निगेटिव टिप्पणियां की हैं? तो वो सूरसेन के बारे में ही की हैं। ठीक, अब देखो इसकी एक और वजह हो सकती है बच्चों कि मथुरा इनकी कैपिटल थी और मथुरा में प्योरली हिंदू रिलीजन यानी लॉर्ड कृष्ण की पूजा होती थी, शायद ये भी वजह हो सकती है। तो मथुरा एक रिनावेंट सेंटर था कृष्ण भगवान की पूजा का, और इसका जिक्र मेगास्थनीज ने भी अपनी बुक इंडिका में किया है। तो मेगास्थनीज क्या था? ये एक ग्रीक एम्बेसडर था। तो आगे हम देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के जो पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्हीं के दरबार में ये रहता था, मेगास्थनीज नाम का राजा रहता था। तो ये रहता तो था पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज, फिर भी इसको सूरसेन के बारे में खबर थी। तो सोचो सूरसेन कितना फेमस हुआ रहा होगा उस वक्त। तो आपको याद रखना है कि किस महाजनपद में कृष्ण भगवान की पूजा होती थी? तो सूरसेन। वैसे भी मथुरा तो आप जानते ही हो। तो सूरसेन भी बाद में जो है मगध का ही हिस्सा बन गया, यानी कि सिर्फ सारे महाजनपद गायब हो जाएंगे, सिर्फ मगध बचेगा। अब बात करते हैं अगले महाजनपद पांचाल की। तो आज के इंडिया के अकॉर्डिंग बदायूं, फर्रुखाबाद और बरेली के जो जिले हैं, सारे जिले उत्तर प्रदेश के, वो उस वक्त पांचाल महाजनपद का हिस्सा थे। तो इसकी भी 2 कैपिटल्स थी, क्योंकि पूरा महाजनपद 2 हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्थ पांचाल और साउथ पांचाल। तो नॉर्थ पांचाल की कैपिटल थी अहिछत्र। तो अहिछत्र आज के बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और साउथ पांचाल की कैपिटल थी काम्पिल्य। तो ये काम्पिल्य फर्रुखाबाद के पास पड़ता है। अब ये किस टाइप की सोसाइटी थी? इसकी शुरुआत तो हुई थी मोनार्की के तरह, यानी कि इसमें शुरू में तो एक राजा हुआ करता था, बाद में ये एक रिपब्लिक में बदल गया। यानी कि राजा तो रहेगा ही, लेकिन राजा को सलाह देने के लिए, राजा को कंट्रोल करने के लिए लोगों का एक समूह। अब इसके बारे में हमको क्या फैक्ट्स याद रखने चाहिए कि कन्नौज का जो शहर है वो इसी महाजनपद में पड़ता था। अब कन्नौज का जिक्र करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो 2 शहरों को कैपिटल बनने का मौका मिला। एक था पाटलिपुत्र,
तो पाटलिपुत्र तो काफी लंबे समय तक नॉर्थ इंडिया का कैपिटल बना रहा। पाटलिपुत्र की जब इंपॉर्टेंस खत्म हो गई तो अगला जो कैपिटल बना नॉर्थ इंडिया का वो कन्नौज ही था। आज भले ही हमारी कैपिटल दिल्ली है, लेकिन उस वक्त तो दिल्ली का उतना अस्तित्व था नहीं, उतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं। द्रौपदी जो हमारे महाभारत में मेंशन्ड है, द्रौपदी जो पांडवों की वाइफ थी, 5 पांडवों की, वो पांचाल की ही राजकुमारी थी, इसीलिए द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले महाजनपद की, मल्ल महाजनपद। तो ये देवरिया, गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में और नेपाल के कुछ हिस्से, उनसे मिलके बना था। इसकी कैपिटल थी कुशीनारा। तो कुशीनारा जो है आज नेपाल के बॉर्डर पे पड़ने वाला एक टाउन है। तो आप याद रखोगे कि कुशीनारा डिस्ट्रिक्ट, जो आज की कुशीनारा डिस्ट्रिक्ट है, उस वक्त ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी, कुशीनारा। तो अब ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो इसकी भी शुरुआत एक मोनार्की के तरह ही हुई थी, लेकिन गौतम बुद्ध का जब कह लो कि उनकी सोसाइटी में उनका नाम फैला, तो उस वक्त तक ये 9 अलग अलग ट्राइबों से मिले हुए एक रिपब्लिक में बदल चुका था। जैसे वज्जी या वैशाली में हमने देखा ना कि 8 अलग अलग ट्राइब्स थे, तो उसकी जानकारी तो डिटेल में मिलती है। लेकिन मल्ल के बारे में 1-2 लाइंस अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है, जिससे कि पता चलता है कि शुरुआत तो इसने भी मोनार्की के रूप में ही की थी, लेकिन गौतम बुद्ध का जब जिक्र आता है तो ये पढ़ने को मिलता है कि उस वक्त ये 9 छोटे छोटे ट्राइब से बने हुए रिपब्लिक में बदल चुका था। इनमें से हर ट्राइब की अपनी एक कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन पूरे महाजनपद की कैपिटल क्या थी? कुशीनारा। तो कुशीनारा और पावा नाम के 2 बड़े शहर थे इस महाजनपद में, कुशीनारा और पावा, आप याद रखोगे। अब इसके बारे में हमको क्या चीजें पता रखनी है? तो गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन पावा नाम के जिस शहर में किया था, पावा जिसको आज पावापुरी भी बोलते हैं, वो इसी मल्ल महाजनपद का ही हिस्सा है। तो इस महाजनपद के 2 बड़े शहर थे, कुशीनारा जो कि कैपिटल हुआ करता था, और एक बड़ा शहर था पावा। तो पावा में बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, इस तरह के लोग रहते थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जो है पावापुरी में ही किया था। तो वहां पे वो बीमार पड़ गए और फिर कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई थी। तो मल्ल महाजनपद का बुद्धिस्ट रिलीजन में काफी इंपॉर्टेंट स्थान है। अब देखो संयोग, देखो लॉर्ड महावीर की डेथ भी पावा में ही हुई, यानी मल्ल महाजनपद में ही दोनों जो बड़ी ग्रेट रिलीजियस फिगर्स हैं, गौतम बुद्ध और महावीर, दोनों की डेथ मल्ल महाजनपद में ही हुई है। तो ये आप याद रख सकते हो। तो देखो बच्चों, इनके बारे में एक चीज आप जान लो कि जो मल्ल महाजनपद वाले थे ये भी डेमोक्रेटिक ही थे, 9 क्लैन से मिलके बने थे। इनके पड़ोस में लिच्छवी रहते थे, तो लिच्छवी भी तो डेमोक्रेटिक ही थे। जबकि मगध वाले क्या करते थे? मगध वाले दूसरे महाजनपद पे अटैक करके उनको मिला लिया करते थे। तो मल्ल महाजनपद और लिच्छवी महाजनपद ने हाथ मिला लिया, मिलके एक अलायंस बनाया कि हम दोनों मिलके मगध को रोकेंगे। लेकिन दोनों में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया, और मल्ल महाजनपद और साथ ही साथ लिच्छवी या कह लो कि वज्जी महाजनपद, दोनों को मगध ने खुद में मिला लिया था। तो सारे महाजनपद एक एक करके मगध महाजनपद में मिलते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगले महाजनपद छेदी की। तो छेदी महाजनपद आज के बुंदेलखंड वाले एरिया में बसा हुआ था। तो बुंदेलखंड कौन सा एरिया है बच्चों? देखो तुम्हारी ज्योग्राफी भी स्ट्रांग हो जाएगी अगर तुम हिस्ट्री अगर ध्यान से पढ़ोगे। तो झांसी डिस्ट्रिक्ट है ना, झांसी ग्वालियर, तो यही बुंदेलखंड कहलाता है। तो बुंदेलखंड वाले एरिया में बना हुआ था ये छेदी महाजनपद। तो इसकी कैपिटल सिटी सोतीवती या सूक्तिमती थी। अब ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो ये भी मोनार्की थी, यानी यहां भी एक राजा का रूल था। इससे ज्यादा छेदी के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलती नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले महाजनपद के बारे में, मत्स्य महाजनपद। तो आज के जयपुर, भरतपुर और अलवर वाले इलाके, यानी ये सब राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मत्स्य जनपद जो है बेसिकली जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, वहां पे लोकेटेड थी।
इसकी कैपिटल सिटी थी विराटनगर। विराटनगर जो कि जयपुर के पास लोकेटेड थी। ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो ये भी एक मोनार्की थी, यानी यहां भी एक राजा का ही रूल था। अब मत्स्य जनपद के बारे में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलती है? तो मत्स्य कोई बहुत ज्यादा ताकतवर महाजनपद या किंगडम नहीं हुआ करता था, और बहुत जल्द इसको छेदी किंगडम वालों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, या कहो कि कैप्चर कर लिया था। यह बात हमको कैसे पता चलती है? क्योंकि एक ही व्यक्ति छेदी का भी राजा था और मत्स्य का भी राजा था। तो इससे यह बात हमको पता चलती है कि छेदी किंगडम वालों ने मत्स्य किंगडम वालों को खुद में मर्ज करा लिया था। तो मत्स्य किंगडम को स्टैब्लिश किसने किया? तो किंग विराट ने किया, इसीलिए कैपिटल सिटी का नाम रखा गया विराटनगर। तो बच्चों आप ऐसे पढ़ो कि आपको याद कम रखना पड़े, आप मेमोरी में लिंक्स बनाओ। तो देखो कैपिटल का नाम है विराटनगर, तो आप ऐसे याद रखो ना कि जो किंग था जिसने ये जनपद बसाया उसका नाम भी विराट ही है, किंग विराट, इसलिए उसने अपने नाम के ऊपर इस कैपिटल का नाम रखा। तो बाद में पहले तो इसको छेदी ने मर्ज कर लिया। छेदी मत्स्य को मर्ज करता है, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, तो पहले मत्स्य को खाया छेदी ने, और फिर छेदी महाजनपद को कंट्रोल कर लिया मगध महाजनपद ने। तो आप कह सकते हो कि मत्स्य महाजनपद का कंट्रोल भी मगध महाजनपद वालों के पास चला गया। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इनकी जो कैपिटल है विराटनगर, जिसको कि आज बैराट के नाम से जानते हैं, राजस्थान में जगह है बैराट, वहां पे अशोक स्तंभ मिला है। अशोक एक राजा हुए ना, एक ग्रेट एम्परर हुए इंडिया के अशोक, तो ये मगध महाजनपद के एम्परर थे। तो इनका बनाया हुआ पिलर अगर हमको विराटनगर में मिलेगा तो हम तो यही मानेंगे ना कि जो विराटनगर है वो अशोक के कब्जे में चला गया था। तो इसलिए मत्स्य महाजनपद भी कुछ दिनों के बाद मगध महाजनपद के ही कंट्रोल में चला गया था। बात करते हैं अगले महाजनपद अवंती की। तो अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में पड़ता है। तो मालवा रीजन बच्चों उज्जैन, देवास, इस तरह की जो डिस्ट्रिक्ट्स है मध्य प्रदेश की, वहां पे ये महाजनपद लोकेटेड था। तो ये महाजनपद भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी उज्जैन और साउथ अवंती की कैपिटल थी माहिष्मती। ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो ये भी मोनार्की थी, यहां भी राजा ही रूल करते थे। इनके बारे में अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फैक्ट्स हमको क्या पता चलते हैं कि ये दो भागों में बटा हुआ था। क्यों बटा हुआ था? क्योंकि एक नदी थी वेत्रावती नदी जो बीचों बीच से बहती थी, जिसकी वजह से पूरा महाजनपद दो हिस्सों में बट जाता था। इसलिए महाजनपद के दो हिस्से, इसलिए दो अलग अलग कैपिटल, उज्जैन और माहिष्मती। तो शुरुआत में तो इसके दो कैपिटल्स थे, उज्जैन और माहिष्मती, लेकिन बाद में माहिष्मती का डिक्लाइन हो गया, माहिष्मती की अहमियत कम होती चली गई और एकमात्र कैपिटल उज्जैन बन के रह गया। और क्या पता है हमको? हम ये जानते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने से हमें ये बात पता चलती है कि जिस वक्त गौतम बुद्ध इस धरती पे थे, जीवित थे, उस वक्त अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। तो चंड प्रद्योत के बारे में कुछ चीजें फेमस है कि चंड प्रद्योत भी बिल्कुल मगध महाजनपद की तरह ही दूसरे महाजनपद पे अटैक कर दिया करता था। बाकी सारे महाजनपद वाले हमेशा इस बात का खतरा महसूस करते थे कि कहीं चंड प्रद्योत उन पे हमला ना कर दे। तो चंड प्रद्योत के बारे में हम जानते हैं कि उसकी जो हमला करने की नीति थी वो काफी दूर तक फैली हुई थी। कंबोज यानी कश्मीर तक हमला कर दिया करता था वो। चंड प्रद्योत एक बार काफी बीमार पड़ गया, उसे जॉन्डिस नाम की बीमारी हो गई। तो जो मगध का राजा बिंबिसार था, उसने अपने डॉक्टर फिजिशियन जीवक को उज्जैन भेजा, क्योंकि उज्जैन ही कैपिटल थी इनकी। तो बिंबिसार, ये फैक्ट आप याद रखोगे बच्चों, बिंबिसार ने मदद की चंड प्रद्योत की, जबकि दोनों के बीच दुश्मनी चलती थी। बिंबिसार जो है मगध का राजा था, मगध का राजा, और चंड प्रद्योत जो है उज्जैन में रहता था। ये कहां का? अवंती का राजा है, क्योंकि अवंती जो है वो महाजनपद है, उज्जैन जो है वो कैपिटल है। ठीक है, तो इससे ये बात पता चलती है कि जो मगध का राजा है वो भी ये बात जानता था कि अवंती को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए अवंती से दोस्ती ही कर लो।
तो ये जो जीवक नाम का फिजिशियन है या डॉक्टर कह लो, ये मगध से यानी पाटलिपुत्र से चल के उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में इसने चंड प्रद्योत की बीमारी ठीक कर दी। तो बीमारी ठीक होने से क्या हुआ, मगध और अवंती की दोस्ती हो गई। लेकिन बाद में हुआ वही, अवंती को भी मगध ने खुद में मिला लिया। तो अब बात करते हैं अगले महाजनपद की, कंबोज की। कंबोज महाजनपद जो है वो कश्मीर में लोकेटेड था। तो कुछ हिस्सा उसका कश्मीर में पड़ता है, कुछ हिस्सा आज के पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं। तो अगर आप इंडियन हिस्से की बात करो तो रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर की, वहां पे ये लोकेटेड था। इसकी कैपिटल थी राजपुर। आज इसी राजपुर को हम रजौरी के नाम से जानते हैं। तो ये किस टाइप की सोसाइटी थी, तो सम्राट अशोक और चाणक्य के वक्त, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी की बात मैं कर रहा हूं, मौर्यन डायनेस्टी के वक्त ये रिपब्लिक में बदल चुका था। कंबोज के बारे में हम और क्या जानते हैं, क्योंकि कंबोज बिल्कुल आप समझो कि इंडिया की बाउंड्री पे लोकेटेड था। ये जम्मू कश्मीर है, यहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंबोज पे बार बार बाहरी लोगों का आक्रमण होता था, खास करके पर्शियन, जो पर्शियन किंगडम्स के राजा हुआ करते थे, वो बार बार कंबोज में अटैक करते थे। पर्शिया यानी कि ईरान, उस वक्त ईरान को पर्शिया कहा जाता था। और कुछ समय के लिए जो कंबोज महाजनपद है, ये कुछ समय के लिए एकमेनिड एम्पायर का हिस्सा बन गया था, क्योंकि पर्शिया के राजा इस पे अटैक करते थे ना। तो पर्शिया में जो इन्होंने अपनी किंगडम बना रखी थी, उसका नाम था एकमेनिड किंगडम। तो इसी एकमेनिड किंगडम वालों ने बार बार हमला करके कंबोज को खुद में मिला लिया था। तो आप ये याद रखोगे कि कौन से महाजनपद पे एकमेनिड किंगडम ने कब्जा कर लिया था, तो आपको दिमाग में याद रखने में भी इजी होगा, क्योंकि ईरान से आए थे ये लोग। तो ईरान वाले लोग कोई उज्जैन तो पहुंच नहीं सकते, पाटलिपुत्र तो पहुंच नहीं सकते, तो जरूर किसी बॉर्डरिंग वाले महाजनपद पे किया होगा कब्जा। तो बॉर्डर पे कौन सा महाजनपद पड़ता है, तो ये कंबोज महाजनपद। आधा हिस्सा इंडिया के कश्मीर में, आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान में। तो अब अगले महाजनपद की बात करते हैं, गांधार। तो आज ये पूरा का पूरा महाजनपद इंडिया के बाहर ही पड़ता है, क्योंकि आज ये पूरी तरीके से पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। इनकी कैपिटल थी तक्षशिला। तो इसी तक्षशिला में बच्चों एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जिसमें कि कहा जाता है कि 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। और इसी यूनिवर्सिटी में चाणक्य नाम का एक प्रोफेसर पढ़ाया करता था, जिस चाणक्य ने बाद में मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया। तो खैर, जब हम मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे तो हम चाणक्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो गांधार महाजनपद के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हमको पता है, तो यहां एक राजा हुआ करते थे, उसका नाम था पुष्कर सरीन। तो पुष्कर सरीन बिंबिसार के दोस्त थे। तो बिंबिसार मगध के राजा थे, मगध महाजनपद के। तो जिस वक्त मगध में बिंबिसार रूल करते थे, उस वक्त गांधार में पुष्कर सरीन रूल कर रहे थे, और दोनों के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इसी महाजनपद के कैपिटल सिटी में लोकेटेड थी। चाणक्य और पाणिनि जो है, इनको संस्कृत के ग्रामर के रूल्स डिफाइन करने के लिए जाना जाता है, पाणिनि को। और चाणक्य को किस लिए जाना जाता है, चाणक्य ने एक तो मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश करने में मदद की, दूसरी चीज है कि चाणक्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी, अर्थशास्त्र, जो कि इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस पे लिखी गई एक बुक है। यानी ये लोग काफी पढ़े लिखे लोग थे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते थे। खुद चाणक्य एक प्रोफेसर थे। अब बात करते हैं आखिरी महाजनपद की, अस्मक या अशाका महाजनपद। ये महाजनपद बाकी सारे महाजनपदों से एक मामले में अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये इकलौता महाजनपद है जो साउथ इंडिया में लोकेटेड है। ये गोदावरी नदी के किनारे लोकेटेड है। अब ये साउथ इंडिया का क्या फंडा है बच्चों, तुम समझ लो। वैसे तुम ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे तो इंडिया में एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं विंध्या माउंटेन रेंज। तो अगर आप मैप में देखोगे बच्चों, तो ये विंध्या माउंटेन रेंज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो इसी विंध्या माउंटेन के पास नर्मदा नदी बहती है।
तो इसी माउंटेन और इस नदी को एक बाउंड्री की तरह ट्रीट किया जाता है। तो विंध्या के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ इंडिया और विंध्या के नीचे वाले हिस्से को साउथ इंडिया कहा जाता है। तो 16 महाजनपद में से इकलौता महाजनपद था ये, जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड था, और ये गोदावरी नदी के किनारे लोकेटेड था। तो इसकी कैपिटल थी पाइथन या फिर पोटान। पोटान या पाइथन, जो बोलो, दोनों एक ही नाम है। ये किस टाइप की सोसाइटी थी? तो ये भी एक रिपब्लिक थी, यानी कि यहां भी एक राजा का ही रूल हुआ करता था। ठीक, इससे ज्यादा हमको अश्मक के बारे में, अश्मक महाजनपद के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ये थी 16 महाजनपद की कहानी। अब बात है कि ये 16 महाजनपद कहां गायब हो गए। तो ये 16 महाजनपद कहीं गायब नहीं हुए, एक के बाद एक आपने देखा कि मगध नाम का जो महाजनपद है वो बाकी महाजनपद पे कब्जा करता चला गया, और खुद सिर्फ मगध महाजनपद ही बचा रह गया। बाकी सारे महाजनपद ऑन पेपर खत्म हो गए, उनके लोग कहीं नहीं गए, बट वो सब के सब अब महाजनपद का हिस्सा बनते चले गए। और इन 16 महाजनपद में से 2 तो जो है वो कभी भी मौर्यन या कह लो कि मगध एम्पायर का हिस्सा नहीं बन पाए। वो 2 कौन थे? गांधार और कंबोज। क्योंकि ये दोनों जो है इंडिया का हिस्सा नहीं है, आज मगध महाजनपद से काफी दूर है ये दोनों महाजनपद, इसलिए मगध महाजनपद वाले कभी इन दोनों महाजनपदों को पे कब्जा नहीं कर पाए। ये कब्जा पहली बार तब हुआ जबकि मगध में मौर्यन डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट किया। क्योंकि देखो, कहां मौर्यंस की कैपिटल पाटलिपुत्र और कहां गांधार, दोनों के बीच कम से कम 2-2.5 हजार किलोमीटर का फासला है। तो जब मौर्यन डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया मगध में, तब जाके गांधार महाजनपद जो है वो मगध का हिस्सा बन पाया, और गांधार महाजनपद की भी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी खत्म हो गई। एक कपीसी नाम की सिटी हुआ करती थी कंबोज महाजनपद में, उसमें बार बार अटैक करने का जिक्र हमको मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्शिया के जो राजा थे, जो एकमेनिड एम्पायर के राजा थे, उनका नाम था साइरस वन। तो इनके बारे में हमको ये बात पता है कि ये बार बार कश्मीर में एंटर करते थे, और उस वक्त कश्मीर में कौन सा महाजनपद स्टैब्लिश था? तो कंबोज महाजनपद। तो बच्चों ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कपीसी नाम का शहर किस महाजनपद में लोकेटेड था? कंबोज महाजनपद में। और ये कपीसी नाम का शहर क्यों फेमस है? क्योंकि इसको ईरान के राजा साइरस वन ने कैप्चर कर लिया था और काफी दिनों तक अपने एकमेनिड एम्पायर का हिस्सा बना के रखा था। तो ये थी 16 महाजनपद की कहानी।